हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर आपसे मिल रहे हैं एक इन्फॉर्मेशन के तहत। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यूकेएसएससी ने वैकेंसीज निकाली हैं पटवारी और लेखपाल की, तो उसी सिलसिले में हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं। ये उसका नोटिफिकेशन है जो आपको दिखा रही हूँ मैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वो कब 17 जून को आया था, और इसकी जो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो कब है, 22 जून से इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट इसकी 5 अगस्त है, 5 अगस्त 2021। और फीस जमा करने की लास्ट डेट है इसकी 7 अगस्त 2021, यानी कि आपकी 7 अगस्त। ठीक है। और जो इसकी शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी की जो डेट है एग्जाम की, वो कब होगी, नवंबर 2021 में होने की संभावना है। ठीक है। अभी फिक्स नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यहाँ पर बात करें अगर भर्तियों की कि जो आपके राजस्व विभाग में भर्तियां निकली हुई हैं वो कितनी कितनी है। यहाँ पर अगर बात करें उप निरीक्षक यानी पटवारी की, तो पटवारी की है 366। जो वैकेंसीज हैं वो कितनी है, 366। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं उप निरीक्षक लेखपाल की, तो उसमें कितनी है, 147 है। तो टोटल कितनी है आपकी, 513, यानी 513 टोटल सीट्स हैं आपकी, टोटल पद हैं आपके वैकेंसीज के। ठीक है। इसमें इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 5 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इस आवेदन को करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, ओटीआर फॉर्म भरना होगा। जो यहाँ का ओटीआर है, जैसे यूपी में ओटीआर भरवाया जा रहा है, इसी तरीके से यूके का भी ओटीआर फॉर्म है, वो आपको भरना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपको वो ओटीआर फॉर्म फिल करना होगा वेबसाइट पे जाके। तो पहले आप लोग उसको फिल कर लीजिए, उसके बाद जैसे ही 22 तारीख को इसका फॉर्म आएगा उसको आप फिल कर लीजिएगा। ऐसा मत करिएगा कि पहले आप 22 के वेट में बैठे रहें कि 22 को आएगा तो हम बाद उसी टाइम पे ओटीआर भी भरेंगे। नहीं, पहले ओटीआर कर लीजिए आप लोग। ठीक है। और इसकी अगर आप लोग को भरने के लिए सहायता चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और इस व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं कोई भी अपनी क्वेरी, या ईमेल आईडी पे आप अपनी कोई भी क्वेरी को पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वैकेंसीज को, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति के अंत में दिए गए निर्देशों को भली भांति अवश्य पढ़ लें। यानी कि आपके जो लास्ट में इसमें नोटिफिकेशन में जो आपके निर्देश दिए गए हैं, डायरेक्शंस दी गई हैं, उनको आप पढ़ लें। ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बता दूंगी। पहला जो यहाँ पे पदनाम यानी कि पटवारी की जो वैकेंसीज है वो कितनी है, 366 कुल पद हैं उसके पटवारी के। और यहाँ पर आपको जो वैकेंसीज दी हुई है उनका आपको बताया हुआ है। आरक्षण के तहत जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पटवारी यहाँ पर कितनी है। ठीक है। WOTF एक्स सर्विसमैन या फिजिकल हैंडीकैप या ORP अदर्स वालों के लिए कितनी वैकेंसीज है, यहाँ पर आप लोग उसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है। ये नोटिफिकेशन आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अगर देखेंगे तो वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप ये सारी आपकी वैकेंसीज दी हुई है, कितनी कितनी वैकेंसीज आपकी आई हुई हैं। ठीक है। ये पटवारी की है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं अगर वेतमान यानी वेतनमान, जो यहाँ पे आपका सैलरी का जो होगा पैकेज वो कितना होगा, यहाँ पर 29,200 से लेके 92,300 तक का होगा, यानी लेवल 5 की जो सैलरी है वो आपको दी जाएगी। आयु सीमा यहाँ पे कितनी है, एज लिमिट कितनी है आपकी, 21 वर्ष से लेके 28 वर्ष तक। ठीक है। 21 वर्ष से लेके 28 वर्ष तक की आपकी क्या है, आयु सीमा है। पद का स्वरूप क्या है, राजपत्रित, स्थायी या अंशदायी पेंशन युक्त है। ठीक है। ये आपका क्या है, पद का स्वरूप दिया हुआ है। अगर शैक्षिक अर्हता की बात करें, जो आपकी एलिजिबिलिटी है, एजुकेशन एलिजिबिलिटी है, उसकी बात क्या करें तो क्या है यहाँ पर, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। यानी कि आप भारत में कहीं से भी आपने कोई भी शिक्षा प्राप्त की है, स्नातक यानी कि जो ग्रेजुएशन है, अगर आप ग्रेजुएटेड हैं कहीं से भी भारत में, आपने किसी भी विश्वविद्यालय से अगर कोई भी आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। किसी भी अदर स्टेट वाले स्टूडेंट भी इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट बात करें अगर अधिमान लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में रखा जाएगा। अगर आपके बाई चांस किसी 2 बच्चों के इक्वल मार्क्स आ गए हैं तो उसमें जो बच्चा एज में बड़ा होगा उसको यहाँ पर मतलब उसको रखा जाएगा ऊपर। ठीक है। उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है।
नेक्स्ट अगर बात करें, इस एग्जाम में शारीरिक दक्षता भी है, यानी कि जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो भी है, उसका भी पेपर होगा। जैसे पुलिस में होता है आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी, ठीक है, उस इसी तरह से यहाँ पे भी आपका शारीरिक दक्षता क्या है। यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थी को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। दौड़ है यहाँ पर आपकी जो रनिंग है वो है यहाँ पर 60 में 7 किलोमीटर तो मेल्स के लिए है, और फीमेल्स के लिए कितना है 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर, ठीक है। शारीरिक मानक जो आपके मेजरमेंट्स हैं वो क्या क्या होंगे यहाँ पर। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई यानी जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, वह महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर अनिवार्य होगी। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमन्य है, ठीक है। यहाँ पर जो उत्तराखंड से जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं उनको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की क्या है छूट दी गई है, ठीक है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर जिसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होगा, ठीक है। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमन्य है, यानी कि वही जो वहाँ के डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं यूके के यानी कि उत्तराखंड के, तो उनको क्या है 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी, ठीक है। महिला अभ्यर्थियों का वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी जितने भी फीमेल्स हैं उनका वेट जो है वो कम से कम 45 तो होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर लिखित परीक्षा की, जो रिटन जो आपका पेपर होगा उसमें क्या होगा, चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की यानी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चंस का पेपर आएगा जो 2 घंटे का होगा, ठीक है। इसमें सामान्य हिंदी आपका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या आएगा, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है। यहाँ पर पदनाम दूसरे की बात कर रहे हैं लेखपाल की, तो यहाँ पर लेखपाल में मैंने आपको बताया 147 क्या है वैकेंसीज हैं, और यहाँ पर आपको अलग अलग उसके श्रेणी आरक्षण श्रेणी के हिसाब से यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पद का नाम दिया हुआ है और आपको वैकेंसीज दी हुई है। यहाँ पर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की, तो इसकी सैलरी भी सेम उसी लेवल की है आपकी 5 लेवल की, ठीक है। कितना है 29,200 से लेकर 92,300 तक, ठीक है। आयु सीमा जो एज एलिजिबिलिटी है वो कितना है 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक, 21 वर्ष से 35 तक। पद का स्वरूप वही है अराजपत्रित स्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त, ठीक है। इसमें भी अगर हम शैक्षिक अर्हता यानी कि एजुकेशन एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, इसमें भी आपका क्या मांग रहा है वो ग्रेजुएशन ही मांग रहा है, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है इंडिया में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अधिमान यदि वही आपका अगर सेम अगर अंक आ गए हैं किसी स्टूडेंट के तो उसमें क्या है जो एज में बड़ा है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। इसकी शारीरिक दक्षता की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, आपको पुरुष के लिए 60 मिनट में 9 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पर जो फिजिकल आपका है उसमें क्या है 60 मिनट में 9 किलोमीटर तो आपके मेल्स के लिए है, और फीमेल्स के लिए कितना है आपके 35 मिनट में 4.5, ठीक है, 4.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक है। शारीरिक मानक मेजरमेंट्स की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 168 सेंटीमीटर व महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर अनिवार्य होगी। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमन्य होगी, ठीक है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर जिसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट होगी। महिला अभ्यर्थियों का वजन 45 किलोग्राम होना चाहिए। ये बिल्कुल सेम है, ऐसा ही जैसा कि आपका पटवारी में अभी मैंने बताया है आपको, ठीक है। अगर रिटन की बात करें तो रिटन में क्या आएगा, आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। कितने घंटे के, 2 घंटे का पेपर आएगा आपका, ठीक है। उसमें क्या आएगा आपका सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित आपके प्रश्न होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर अगर सीधी भर्ती से प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए प्रक्रिया, तो उसमें क्या है, अवधारित रिक्तियों के सापेक्ष प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता, शारीरिक मानक परीक्षण तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। तो आप लोग को पता ही है यहाँ पर कैसे होगा आपका शारीरिक दक्षता, शारीरिक मानक अगर आप लोगों ने कंप्लीट किया है, जो भी एलिजिबिलिटीज इसमें दी गई हैं, अगर आप उसके लिए पूरा एलिजिबल है तो आपको क्या है
मतलब आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को विभाग अध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित संस्थान में स्वयं के व्यय पर 1 वर्षीय प्रशिक्षण तत्सम प्रभावी नियमों के अधीन सफलतापूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करें लिखित प्रतियोगी परीक्षा की, तो यहाँ पर सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य है। इसमें रिटन में बात की जा रही है। अगर रिटन में आप लोग जनरल या ओबीसी में आ रहे हैं तो आपको 45% मार्क्स लेकर आने हैं पास होने के लिए, और अगर एससी और एसटी में आते हैं तो आपको 35% मार्क्स लेकर आना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे। ठीक है, अगर आपके इतने मार्क्स नहीं आए तो आपका सिलेक्शन क्या नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक व गलत उत्तर पर 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन सही है, अगर आपके क्वेश्चन का आंसर सही है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आपका आंसर गलत है तो उस पर 1/4 अंक क्या है, काट लिया जाएगा। यानी नेगेटिव मार्किंग कितना है, 1/4 का है। ठीक है, ये क्या है आपका नेगेटिव मार्किंग। ध्यान रखिएगा इस चीज को, पेपर देने से पहले ये चीजें आप लोगों को पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। जो आपको बुकलेट मिलेगी, क्वेश्चन बैंक का मिलेगा जो, वो आप ले जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की जो बुकलेट मिलती है आपको। लिखित परीक्षा में ओएमआर उत्तर पत्रक, ओएमआर शीट के में होंगे। ठीक है, ओएमआर उत्तर पत्रक की द्वितीय प्रति अलग से संरक्षित की रखी जाएगी तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। ठीक है, वही जैसे कि आप लोग, अगर आप लोगों ने यूपी टेट का पेपर दिया होगा तो आप ओएमआर शीट का एक आपकी प्रति एक शीट होती है जो आप अपने साथ लेकर आते हैं, वैसा ही यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर गलत उत्तरों के लिए दंड। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड ऋणात्मक मूल्यांकन दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प उत्तर होंगे, वही सबका सेम है। 1/4 अंक काटा जाएगा अगर आपका कोई भी एक आंसर मतलब गलत होता है। ठीक है, यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का 1 से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। अगर आप 1 से ज्यादा आंसर चूज करके आते हैं तो वो भी क्या है, गलत की श्रेणी में रख दिया जाएगा। ठीक है, और फिर आपको उसका मतलब वही नेगेटिव मार्किंग आपको 1/4 आपका काट लिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा। अगर आप उसको खाली छोड़कर आते हैं तो कोई भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ओएमआर शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना, छेड़छाड़ आदि सभी क्या है, प्रतिबंधित है। आप उस पे ना तो आप व्हाइटनर का यूज कर सकते हैं और ना ही उसमें आप उसको मतलब खुरच सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा, और अगर आपने ऐसा किया तो आपको उसके लिए भी क्या है, आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा एक उत्तर विकल्प को खुरच कर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग करके मिटाकर अन्य उत्तर विकल्प का गोला भरा गया है तो उन्हें उस उत्तर का अंक नहीं मिलेगा, वह ऋणात्मक अंक की भी कटौती की जाएगी। यानी कि आपने अगर ऐसा कुछ भी किया तो आपको ऋणात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें मार्क्स आपके कट जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। अभ्यर्थी अपनी ओएमआर शीट में गलत रोल नंबर अथवा बुकलेट सीरीज के अंकित करता है या कुछ भी अंकित ना करता है तो उसकी ओएमआर शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर आपने गलत रोल नंबर किया भरा उसमें या रोल नंबर नहीं भरा है तो वो क्या है, आपकी शीट चेक नहीं की जाएगी। ठीक है, यदि लिखित परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है तब ऑनलाइन परीक्षा की प्रक्रिया के अनुरूप मूल्यांकन आदि किया जाएगा। अगर ऑनलाइन हुआ तो उसके जो मतलब फिर उसके बाद ऑनलाइन की जो वो आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि ऑनलाइन में क्या क्या आपको दिया जाएगा। अभी तक का जो मानना है वो क्या है, ये ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसकी आयु गणना की निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2020 है। ठीक है, यानी कि आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी कि आपकी जो एज लिमिट है वो उसमें अंतर आती है या फिर उसके अंदर नहीं आती है। ठीक है, परंतु यह है कि उत्तराखंड के राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए अभ्यर्थी को स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी
विनिर्दिष्ट की जाए। ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गए कि सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त स्थानों से प्राप्त की हो। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जो समूह गय की भर्ती है उसमें आपको देख रहे हैं यहाँ पर, अगर आपने हाई स्कूल और इंटर आपने कहाँ से किया है, उत्तराखंड से किया है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, परंतु यह है कि सैनिक अर्धसैनिक बलों के कार्यरत राज्य सरकार अथवा उनके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था के नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्ति कार्मिकों एवं केंद्र सरकार अर्थात इसमें सार्वजनिक नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हो, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह गय के सीधी भर्ती के पदों के लिए चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। ठीक है, यहाँ पर सैनिक और अर्धसैनिक बलों में जितने भी लोग कार्यरत हैं, यानी कि जो भी आर्मी में या फिर पुलिस में हैं, उनके लिए यहाँ पर आप क्या है, एलिजिबल होंगे। ठीक है, राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखंड के बाहर निवासरत हैं के स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो, उनके पुत्र पुत्री समूह गय के सीधी भर्ती के पदों के लिए आवश्यक मतलब उसके आवेदन के लिए पात्र होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर अनापत्ति प्रमाण पत्र, यहाँ पर अगर जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकार अर्ध सरकारी सेवा में हो, अगर या तो आप सरकारी सेवा में हैं या अर्ध सरकारी यानी आप पहले से अगर जॉब करते हैं तो उनको आपको क्या देना पड़ेगा, एक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर राष्ट्रीयता की बात की गई है, तो राष्ट्रीयता की बात में क्या है, भारत का नागरिक हो, ठीक है, तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से 1 जनवरी 1962 ईस्वी से पूर्व भारत आया हो। ठीक है, या भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार से प्रवर्जन किया हो। ठीक है, ये सभी क्या है, यहाँ पर राष्ट्रीयता आपको दी गई है। अगर आप लोग इनमें लाइक करते हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका नोटिफिकेशन था। यहाँ पर अगर आप लोग को जानकारी अच्छी लगी तो इसको आगे शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा कि इस तरह की वैकेंसीज हैं। ठीक है, और अगर आपको इसमें कुछ कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप उसको पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट लिखिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, डिसलाइक करने जैसा इसमें कुछ है नहीं। हम लोग आपसे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मिलते हैं, एक इन्फॉर्मेशन देकर जाते हैं, और आपको एक मतलब एक जो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट होती है उसको हम आपको बता के जाते हैं, तो उसमें डिसलाइक जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपको दी हमने, बस इतना ही हमें अच्छा लगता है, तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू।